कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रहे हो आप इस वर्दी में। थैंक यू, थैंक तो यू। आपको लगता है कि जो एसडीएम की पोस्ट मिली है, कि जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपका जॉब रहा है बहुत हेक्टिक रहा होगा, और तरह तरह के लोग आपसे मिले होंगे, अच्छे लेवल के भी, बुरे लेवल के भी, मिड वाले भी। तो मेरी कजिन है मोना दीदी, उन्होंने मुझे कहा कि तू हनुमान जैसी है, कि तू कुछ भी कर सकती है। तो मुझे लगा कि वो मुझे खुश करने के लिए कह रही, तो बोले कि नहीं तू कर सकती है। और जब मेरा रिजल्ट आया उसने कहा कि देख मुझे पता था कि तू मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, thank मेरी तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से। थैंक यू। फीलिंग क्या है? बड़ा अच्छा लग रहा है। 17वीं रैंक के साथ एसडीएम बनना मेरे लिए एक सपने के जैसा है फिलहाल तो अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम, अपने बारे में पहले बताएं, आपकी बेसिक जानकारी। हाँ, मेरा नाम हर्षिता देवड़ा है और अभी मेरा यूपीपीसीएस 2023 में 17वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर में आबकारी निरीक्षक के तौर पर पिछले 2 वर्षों से कार्यरत थी, और अभी भी वर्तमान में हूँ। और मध्य प्रदेश पीएससी से मेरा नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एमपीपीसीएस में भी हुआ था आपका? ओके, तो आपका मीडियम क्या रहा है? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम से। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया था जी। और उसके बाद मैंने कोई डिग्री नहीं ली, फिर मैंने तैयारी शुरू करी थी 2017 से। ओके, आपको एक बार बता देता हूँ, हिंदी मीडियम से है मैम। एक्साइज में पहले हुआ था, एमपीपीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ, अगेन एसडीएम बन गई, यानी नॉलेज गैप तो है नहीं, आपको भर भर के ज्ञान मिलने वाला है। तो मैम ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? पहले तो ऐसा स्टार्टिंग में जैसे कि ये था कि 12th में मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन सिलेबस देखा और स्ट्रेटजी देखी लोगों की वीडियोस के माध्यम से। तो उससे मैंने सीखा कि कैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बना सकूं, और फिर मैंने नोट्स बनाए, सेल्फ नोट्स, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और इसी क्रम में मेरा काफी लंबे समय के बाद 3-4 साल से मैं प्रयासरत थी इस पोस्ट के लिए। तो ईश्वर की अनुकंपा से और मेरा इस अच्छी रैंक के साथ एसडीएम पद पे चयन हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उस मोमेंट की बात करते हैं जब रिजल्ट आता है, उस रात में कौन देखता है रिजल्ट? आप देखी, फैमिली देखी, किसने कॉल किया, मोमेंट क्या है? सबसे पहले मेरा रिजल्ट में मुझे जानकारी हो गई थी कि 8 बजे रिजल्ट आने वाला है। तो 8:20 के आसपास कुछ रिजल्ट आया था, 8 से थोड़ा समय हो गया था। तो मेरी एक सहेली थी शिवा, तो उसका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, कांग्रेचुलेशन दीदी। तो मैं सोच रही थी कांग्रेचुलेशन, मुझे लगा नहीं था, और मैं बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा बहुत अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा या अच्छी रैंक लग जाएगी। मुझे लगा था ठीक ठाक हुआ है, मेंस वगैरह बहुत मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन फिर मैंने जैसे ही उसका मैसेज देखा, मैंने यूपीपीसीएस की साइट खोली और मैंने अपना रिजल्ट देखा। मतलब मेरे लिए इतना अच्छा था कि मेरी सारी वर्षों की जो तपस्या थी, जो मेरी मेहनत थी, जो मैं अपने माता पिता से दूर रह के इतने वर्षों से प्रयास कर रही थी, मैंने अपनी बहुत सारी चीजें हैं, इच्छाओं का मतलब कम करते हुए, फोन को कम चलाया मैंने, जो अपनी मूवीज कम देखी, और बिल्कुल सिंपल जीवन जीकर मैंने, और नौकरी के साथ साथ मैंने प्रयास किया और मेरा सफलता मिली। कॉल किसको किया पहले आपने? सबसे मैंने अपने पापा को कॉल किया क्या था। बोले? मैंने कहा पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो बहुत खुश हुए वो। मतलब वो मेरे लिए ऐसा, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सपने की जैसा है। ओके, तो इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में करेंगे। पहला, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके साथ जो लोग कहते हैं कि जॉब के साथ कैसे फिर रैंक इंप्रूव की जाती है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो शानदार होने वाली है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, उन एस्पिरेंट के लिए जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर 1-2 बार दे हैं, उनका हुआ नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। तो मैम सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर आते हैं। उससे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई सिविल सर्विस में है या फिर आप पहली हैं? मैं पहली हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी करी और सफलता प्राप्त हुई मुझे। अपने आसपास एरिया में पूरा? आसपास भी सामान्यतः ग्रामीण परिवेश है, तो बिजनेस फैमिली से हूँ मैं एक, और कृषि संबंधित क्षेत्र से हूँ। तो इतना ज्यादा नहीं, टीचर्स हैं हमारे फैमिली में। मेरे बड़े पापा टीचर हैं, मेरे ग्रैंडफादर टीचर है, और बाकी से सिविल सर्विसेज और यूपीएससी और पीएससी मैंने मूवीज से सीखा है कि ये होता है, अधिकारी, आईपीएस, आईएएस, ये सब चीजें होती है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर थोड़े बैक फैमिली से है, आई मीन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एक्चुअली मैं क्या
लोग कहते हैं कि जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है सिविल सर्विस तरफ नहीं जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको, ये मिथ है या फिर नहीं, वास्तव तो में? इसके लिए मैं आपको एक दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगी बिल्कुल। कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना सा याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, पीडब्ल्यू की तरफ से आक्रोश बैच लॉन्च है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मात्र 1499 में एक्सेस हो रहा है। वहीं आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर प्रथम 2.0 की तरफ जाना चाहिए जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है 3499 में। इनके अलावा आप 17वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको दो फाउंडेशन कोर्स मिलेंगे। पहला प्रथम जो कि हिंदी फॉर्मेट में है, दूसरा सक्षम 2.0 जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में 3499 में ये दोनों एक्सेस हो रहे हैं। इन सब के साथ भी अगर आप इनके सारे बैच पर डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करें, अगेन आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इन सब जितने भी बैच हैं इनमें आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाला है उसमें लाइव लेक्चर्स, डीपीपीएस, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल और अच्छे से ये पीवाईक्यू एनालिसिस करा के आपको देंगे और आपका सिलेक्शन हो। इनके सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं और स्टूडेंसी कोड यूज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मतलब कि आर्थिक परिस्थितियां हमारे साथ भी मतलब प्रतिकूल थी, या बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो कर रहे हैं प्रयास, उनके साथ समस्याएं होती हैं, लेकिन हमको ये जानना है कि हम एक जुगनू हैं, हम अपना प्रकाश स्वयं बनेंगे, अपो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बने, बौद्ध धर्म में भी कहते हैं। तो हमको उन सीमित संसाधनों में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं चीजों को, क्योंकि देखो अब चीजें तो सीमित हैं, हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि सर ने मुझसे कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, जो किसी पोस्ट पे नहीं है, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सिलेबस को आप याद कर ले। जैसे आपको पॉइंट्स होना चाहिए कि पहले पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, दूसरे में पॉलिटी है, सोसाइटी है, तीसरे में इकोनॉमिक्स है, साइंस है, चौथे में एथिक्स है, तो उसका डिटेल भी थोड़ा थोड़ा आप याद कर ले और अपना मैप दीवार पे चिपका ले, ये सब सिलेबस चिपका ले, उसको बार बार देखें आप। इससे बहुत अच्छा, हम बार बार कोई चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो हमारे फिक्स हो जाती है वो चीज। बहुत सारे मेजोरिटी का ये डाउट है, उसको मैं कवर करता हूँ। कभी कभी क्या क्या ये आपको लगता है कि कुछ सिलेबस जो मेंस का है, प्री का है, ओवरलैप करता है, और कितना मेंस अगर हम कवर कर लें तो हमारा प्री लगभग 90% हो जाता है, उस ओवरलैप की बात करते हैं। हाँ, तो जैसे अभी 17 मार्च से प्रीलिम्स है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 10 फरवरी के आसपास, मतलब एक महीना 10 दिन आप प्रीलिम्स के लिए समर्पित रूप से निकालिए। एक महीना या 1 महीना 10 दिन मान लीजिए, 30-40 दिन मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स के लिए निकालिए। उसके पहले आप अभी जनवरी में है तो थोड़ा एथिक्स देख लीजिए या मेंस तक तैयारी कर सकते हैं। और उसमें ओवरलैप की बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें कॉमन हो जाएगी आपके लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। लेकिन जैसे कि प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में की बात करें तो एक तो करंट अफेयर पूछेंगे, तो उसके लिए आप कोई एक सालाना मैगजीन पढ़ ले पूरी तरीके से अच्छे से, और पुराने साल के पेपर को देखें प्रीलिम्स के कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसको रिवाइज करें। उसके बाद तीसरा ये कि आप साइंस पूछते हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उस पर आप थोड़ी सी अच्छी पकड़ बना ले, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले, उसको लूसेंट से पढ़ ले, या जो भी आपके पास मटेरियल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, तो वो कर लिया आप। तो प्रीलिम्स में कुछ चीजें, बस 2-3 चीजें आपको अलग करनी है। एक, आपको ये साइंस वाला पोर्शन अच्छे से करना है, करंट अफेयर अच्छे से करना है, और यूपी स्पेशल आप अगर थोड़ा सा कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज उसका भी हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने एक लाइन यूज किया कि आपको करंट के साथ लास्ट में कोई सालाना पत्रिका यूज करनी है। आपने किसी न्यूज पेपर का नाम नहीं लिया, मंथली मैगजीन का नाम नहीं लिया। आप नहीं पढ़ी थी या फिर रिप्लेस किया जा सकता है, वार्षिक को पढ़ा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करती थी, द हिंदू। अब मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मेरा बेसिक तो नॉर्मली ठीक था कि जैसे जो चीजें हो रही है मैं उसको हल्का हल्का तो देखती थी, बहुत अच्छे से तो नहीं देखती थी, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेती थी कि इस तरह की चीजें हो रही है। अब जब मैं लास्ट में जब 1 साल की बुक पढ़ती थी पूरी, तो उसमें पूरे साल का मुझे पता चल जाता था कि मैंने पढ़ा है, मतलब मुझे वो बहुत नया नहीं लगता था। तो मैम, एक आपके मन की बात, आप ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रहे हो आप इस वर्दी में, थैंक यू। तो आपको लगता है कि जो एसडीएम की पोस्ट मिली है उसके साथ ज्यादा हैप्पी हो आप, ऐसा लग रहा है, या फिर आपको कोई बोला नहीं कि आप इसमें अच्छी लग रही हो?
नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर प्रशंसा मिलती है इस बात की कि मैं वर्दी में ठीक लगती हूँ, लेकिन चूंकि मुझे अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत करना था हाँ। और मैं चाहती थी कि मैं एक बड़े लेवल पे काम करूँ। अभी मैं चूंकि आबकारी विभाग की चीजों में कुछ जो लिमिटेशंस होंगी कि भाई उतना limitations वाइड होंगी, मेरे पास इतने पावर्स नहीं है, हम्म। लेकिन फिर भी मेरी नौकरी आबकारी की बहुत अच्छी है, क्योंकि हम्म। पहली चीजें बहुत बिल्कुल हमारे मैम, लिए बहुत लकी बिल्कुल होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो हम मुझे ऐसा लगता है कि मैं आबकारी में थी, इसीलिए मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आया और मैं रिजल्ट इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया मैंने। और जो मैंने बेसिक नॉलेज फील्ड में लिया था वो मैंने अपने यूपीपीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग में वो झलका। तो उससे वो जो एक लिबरल और एक होलिस्टिक वे में जो आंसर राइटिंग होती है वो मैं कर पाई अच्छे से। उसका नौकरी करने वाले भी अगर आप चाहें तो, जैसे मैं नॉर्मल थोड़ा बहुत 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ती थी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी, तो आप थोड़ा थोड़ा करें, चींटी की चाल से चले, बहुत ज्यादा आपको बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, या कछुए वाली चाल से चले, बहुत आपको खरगोश नहीं बनना है, क्योंकि एक दिन में आप 20 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन फिर अगले दिन आपके पास बीमार हो एनर्जी नहीं, जाएंगे। तो 4-5 घंटे ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन ये कि 1 साल आप अच्छी स्टडी कर ली, अगर जैसे आपका बेस अच्छा है तो फिर जी। ठीक है, सबको पता है 1 से लेके 4 तक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टॉपर की सब लोग देख रहे हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे पॉलिटी पसंद है तो 4 किताबें पॉलिटी के लाके रख दिया और बाकी सब्जेक्ट को एक साइड। तो ये जो बैलेंस है, स्टडी बैलेंस, कितना मैंडेटरी है और आपके नजर में ये क्या है, कैसे प्रेजेंट? ये आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं कि हम नोट्स भी पढ़ लूं, कोचिंग का किताब भी ले लूं, एनसीईआरटी भी ले लूं, न्यूज़पेपर का भी ले लूं, ये सब ले लूं, और अब पढ़ना वही एक सब्जेक्ट है, तो ज्यादा ना पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़े और मैनेज हो जाएगा। बहुत कोचिंग की बहुत आपने लिया आवश्यकता था? नहीं है, मैंने तो लिया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था बेनिफिशियल नहीं था आपके लिए। बेनिफिशियल। देखिए मैं तो मेरा बैकग्राउंड इस स्तर का नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लिया था तो वो बेनिफिशियल तो रही होगा बेसिकली तो, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। टेस्ट सीरीज आपने लगभग इस बार रैंक इंप्रूव करने के लिए कितनी लगाई थी, कैसे लगाती थी आप, और नोट्स बनाते चलती थी उसका या फिर? मैंने 5 और 6 पेपर के खुद से नोट्स बनाए थे मटेरियल को पढ़ के। मैंने ज्यादा टेस्ट सीरीज इस बार नहीं करी थी, लेकिन मैंने ये था कि मैंने जैसे मेंस के आंसर राइटिंग के लिए डाटा कलेक्ट किया था अपना, और डाटा कलेक्शन मैंने विजन 365 जो होती है उसके मेंस की, उसके लास्ट के 4-5 पेज होते हैं वो हिस्ट्री, जैसे हर सब्जेक्ट का डाटा होता है उसका करंट का डाटा, तो उसको जब हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी की कोई नई चीज आई है या फिर सोसाइटी में कुछ अच्छा, वो सोशल जस्टिस के कुछ मुद्दे हैं तो उसमें कितना हुआ है, कुछ कीवर्ड्स वगैरह वहां से लिया। हाँ, नेशनल, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है और नया बजट, नया इकोनॉमिक सर्वे, जैसे पुराना ही मैंने इस बार तो यूज किया था, हालांकि उस सितंबर में था, तो वो सब मैंने थोरोली पढ़े, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और अभी सेंसस तो जैसे नई आ जाएगी अब 2011 की, बहुत रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसका अपना खुद का नोट्स बना ले और बारीक बारीक पढ़े, और एक छोटी छोटी डायरीज रखे पढ़ने के लिए, तो उसको डायरीज में आप देखते रहे उसको बार बार, छोटे 10 रुपए वाले। ओके, आप बार बार कई बार बोल चुकी हैं कि एक छोटा सा नोट्स बनाइए, छोटा सा नोट्स बनाइए। हाँ, इस छोटे से नोट्स के सोर्स क्या हो सकते हैं, या क्या सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स हो सकते हैं, या फिर जो आपने मंथली मैगजीन्स लिए वो हो सकता है, या फिर जो टेस्ट सीरीज से हम कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं वो हो सकता है? ये नोट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपके हिसाब? ये नोट्स तब बनता है जब हम पूरी तैयारी कर चुके होते हैं, जैसे कि हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिए होते हैं, पहले से नहीं बनाने, मतलब बहुत नहीं, शुरुआत में थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया था मैं, लेकिन मैं उसमें ऐड करती रहती थी, जैसे कि मुझे कोई अच्छी बात लगी कि जैसे कि जनांक की लाभांश होता है, उसी प्रकार से एक दीर्घायु लाभांश होता है वृद्धों के लिए, तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था कि दीर्घायु लाभांश कोई टर्मिनोलॉजी है कि जो वृद्ध जन होते हैं, सीनियर सिटीजन, उनको दीर्घायु लाभांश बोला है कि बड़ी उम्र के लोग भी हमको लाभ दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी पे बोझ है, वो हमको लाभांश देंगे, डिविडेंड, दीर्घायु लाभांश उसको बोला, तो मैंने उस शब्द को लिख लिया था अपनी कॉपी में। मेरी एक फ्रेंड है निधि, तो उनके साथ मैंने पूरे 5 और 6 पेपर तैयार किए, तो मुझे बड़ा, मतलब वो बहुत हेल्प रही, उनकी भी बहुत हेल्प रही मेरी सफलता में, क्योंकि एक मित्र, सच्चा मित्र, वो हमको हमारी सारी कमियों को कम कर देता है और हमारी अच्छाइयों को दुगना कर देता है, तो ऐसे मित्र होने चाहिए जो अपनी पढ़ाई में बहुत सहयोग करे। ओके, होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर मैं कोई क्वेश्चन भूल जाता हूँ या फिर छूट जाता है मुझसे, तो आप कमेंट करें ताकि मैं किसी अगले टॉपर से वो पूछ पाऊँ।
तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। कुछ क्वेश्चन और है। तो मैम आप अपने थोड़े डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, लड़कों का थोड़ा समझ में आता है, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा लग रहा था कि यार मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा रहा है? हाँ, अगर ये बताना तो चाहें तो। स्वाभाविक होता है। ये बहुत स्वाभाविक होता है और हम इससे बच नहीं सकते। और ये सब चीजें स्वीकार करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आदमी जितना अपने व्यक्तित्व को दबाता है उतना और समस्याएं आती हैं। तो चीजें समझें कि क्या हो रही है। अगर आपके फेवरेबल है तो आप उन चीजों को अनुकूलित करके रखें, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इन चीजों की वजह से हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है या हमारा टाइम खराब हो रहा है, या जो भी हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं अपने साथ, अगर उनसे हम कंफर्टेबल नहीं है या मतलब वो हमारे नेगेटिव हमारे लिए बन रहा है, तो उससे दूर हो जाइए। नेगेटिव कोई भी इंसान हो, आपके मित्र हो या आपके रिश्तेदार हो या आपके पर्सनल लाइफ में कोई साथी हो आपका, अब उससे दूर हो जाइए। और अच्छे लोगों को हमेशा सहेज के रखिए, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को। वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे आपको, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा, आपके दिमाग में वो एक बेस तैयार करेंगे। जैसे मेरी बहन है, मेरा भी एमपी में प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिजल्ट आने के 10 दिन पहले मैं इतना डिमोरलाइज हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरे जीवन में बचा बहुत मुझे मेहनत करनी है अभी 1-2 साल, तब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं कमजोर हूँ, मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं अभी इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी कजिन है मोना दीदी, उन्होंने मुझे कहा कि तू हनुमान जैसी है, कि तू कुछ भी कर सकती है। तो मुझे लगा कि वो मुझे खुश करने के लिए कह रही, तो बोले कि नहीं तू कर सकती है। और जब मेरा रिजल्ट आया, उसने कहा कि देख मुझे पता था कि तू हनुमान जी तो क्योंकि हनुमान जी को भी अपनी क्षमताएं नहीं पता थी। तो मैं उस लाइन से इतनी बूस्टअप हो गई कि मुझे बड़ा ऐसा लगा कि जामवंत का काम किया। हाँ, तो थैंक यू। मतलब आज मैं इसके माध्यम से उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प करी। मेरी दोस्त शिवा, मेरी मोना दीदी फ्रेंड है, निधि है, तो बहुत अच्छा रहा। जैसे कि फैमिली के साथ साथ ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, जहां तक मुझे लग रहा है जो आपका जॉब रहा है बहुत हेक्टिक रहा होगा और तरह तरह के लोग आपसे मिले होंगे, अच्छे लेवल के भी, बुरे लेवल के भी, मिड वाले भी। तो इन सब चीजों के साथ जब पूरा दिन आपका इनके साथ गुजरता था, फिर शाम को आना, फिर कंसंट्रेट करना, ये कैसे मतलब सोच के भी लगता है कि टफ रहा होगा। बिल्कुल टफ रहा होता है। कभी कभी लगता है कि थकान हो जाती है, इंसान की सीमित क्षमताएं होती है ना। और वैसे लोगों से डील भी करना होता था आपको। हाँ बिल्कुल होता था, समस्याएं बहुत आती थी और मैं बहुत दुखी भी हुई हूँ कई चीजों को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान सोच ले दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ, तो कोई भी चीज उसके लिए कठिन नहीं होती है। बस हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमको करना है। और अगर किसी ने सोच लिया कि हमको करना है, तो फिर कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो इतनी विपरीत परिस्थितियां थी जॉब को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर, अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट हो तो कोई ऐसी घटना आपके लाइफ की जो आपको सबसे बुरी लगी हो और आपको लगा हो कि ये मेरे लाइफ की सबसे दुखद घटना रही है, अगर आप कंफर्ट हो और बताना चाहें। जैसे वैसे कोई स्पेशल घटना नहीं है। एक तो पहली तो बात ये कि जैसे माता पिता, जैसे मैं कई दिनों तक घर नहीं जाती थी, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा सा शुरू से जैसे हमको लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, कि उनसे हमको संस्कार के साथ साथ इतना प्रेम और स्नेह मिला होता है कि हमको लगता है कि। लेकिन अब कई बार हम पढ़ाई के कारण में जैसे छुट्टी भी नहीं मिलती ऑफिस से, और वैसे भी मैं जाती नहीं, छुट्टी मिलने के बावजूद मैं त्योहारों पे भी घर नहीं जाती थी। तो मतलब मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बोलते थे, लेकिन मुझे कई बार ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आती थी। मैं कई बार अपनी ग्रैंड मदर को कॉल करके रोने लगती थी, मतलब रोती नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो कॉल काट देती थी कि नहीं, मतलब बाद में फिर मैं कहती थी अरे वो कुछ इमरजेंसी आ गई थी। तो वो मैंने फेस किया कि अपने लोगों से दूर रहते हैं हम अगर उनको गौरवान्वित महसूस नहीं करवा सकते, तो मतलब फिर स्ट्रगल अधूरा है हम लोगों का। हमको कंप्लीट स्ट्रगल करना है अपने जीवन में, कि अगर हम अपना समय दे रहे हैं तो हमको उसका अच्छा आउटपुट मिले। मैम काफी भावुक हो गई तो कोई बात नहीं मैम। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करते चले। अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ ले। लास्ट मैसेज मन की बात क्या है आपकी पूरा मन की बात ये कि दशरथ मांझी की मूवी है माउंटेन मैन, उसमें वो कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका ये दृढ़ निश्चय है और आप समर्पण है और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, देखिए डिस्ट्रैक्शन सबके जीवन में आते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं टॉपर हूँ या मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं फोन नहीं चलाती हूँ या मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम बेवजह खर्च नहीं करती हूँ। मैं भी बहुत करती थी, लेकिन ये है कि आप लगातार काम करते रहिए। आप एक कछुए की चाल से चलिए। ये मैराथन दौड़ है पीएससी की तैयारी। 5 साल के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि
लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़ लिए और बीमार हो गए, ऐसा नहीं। 4-5 घंटे पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत खुश रहिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छे दोस्त रखिए और वीडियोस देखते रहिए ऐसे टॉपर्स की, तो कि आपको पता चले कि कैसे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और खुश रहिए, सबसे ज्यादा जरूरत है जीवन में खुश रहना, क्योंकि नौकरियां तो मिलती रहती है ठीक है, लेकिन हमारा एटीट्यूड जो होता है वो बहुत हमको जिताता है आगे। आप हमेशा खुश रहिए, तनाव कोई भी चीज हमारे जीवन से बढ़ के नहीं होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, सेकेंडरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। और you, मैं thank उम्मीद you. करूंगा आपका जहां पोस्टिंग हो आप बेस्ट दें अपना। थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन मुझसे छूट गया कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊं। कैसे लगी सारी चीजें आप बताते चले। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मन के होते हैं जो मैं टॉपर से पूछता हूं। सो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये वीडियो देख रहा है अगला टॉपर आप हो और आपके साथ जल्दी इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।